बैरकपुर, कानपुर, कलकत्ता, मेरठ, बिठूर, झांसी तथा राजपुताने में हो रही हलचलों के समाचार तेजी से पूरे देश में फैल रहे थे। लखनऊ की बेगम हजरत महल आरंभ से ही पेशवा नाना साहब के संपर्क में थी, इसलिए उसने भी क्रांति की तैयारी की। इतिहासकारों का मानना है कि अवध में क्रांति की तैयारी अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम हजमती महल था, जिसे बचपन में मुहम्मदी खानम कहा जाता था। बेगम हजरत महल का जन्म अवध रियासत के फैजाबाद कस्बे में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह पेशे से तवायफ थी और अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद खवासीन के रूप में अवध के शाही हरम में ले ली गई थी। तब उसे शाही अधिकारियों के पास बेचा गया था और बाद में वह परी के पद पर पदोन्नत हुई और उसे महक परी के नाम से जाना गया। अवध के नवाब की शाही रखेल के तौर पर स्वीकार किए जाने पर महक परी को बेगम का खिताब हासिल हुआ। उसके पुत्र बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उसे हजरत महल का खिताब दिया गया। ईस्वी 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया, तब बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह के साथ कलकत्ता नहीं गई। उसने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं उसके रीजेंट के रूप में शासन करने लगी। हालांकि अवध का शासन अंग्रेजों द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया था। बेगम हजरत महल ने अपना जीवन एक तवायफ अथवा नृत्यांगना के रूप में आरंभ किया था, किंतु राजनीति में वह नवाब वाजिद अली शाह से अधिक चतुर थी। नवाब वाजिद अली शाह तो अपनी रियासत खोकर कलकत्ता में निर्वासन भोग रहा था, किंतु बेगम ने अवध रियासत को अपने पुत्र के हक में नष्ट होने से बचा लिया था। बेगम हजरत महल अंग्रेजों से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती थी, किंतु वह इस बात से नाराज थी कि अंग्रेजों ने लखनऊ और अवध के अधिकांश स्थानों पर अधिकार कर लिया था तथा वे रियासत को तेजी से हड़पते जा रहे थे। अपने बेटे बिरजिस कद्र के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बेगम हजरत महल को कंपनी सरकार के विरुद्ध बगावत करने पर विवश होना पड़ा। 7 जून 1857 को राणा बेनी माधव सिंह तथा आजमगढ़ के नाजिम राजा जयलाल सिंह की सहायता से बेगम हजरत महल ने अवध के शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। 10 जून 1857 को अवध में आजादी का झंडा फहराने लगा। हजरत महल ने अवध के जमींदारों, किसानों एवं जन सामान्य का आह्वान किया कि वे अवध को विदेशियों से मुक्त करवाने में सहयोग दें। बेगम हजरत महल ने आजमगढ़ के नाजिम राजा जयलाल सिंह को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। राजा जयलाल सिंह ने अवध के युवकों की एक सेना तैयार की तथा 24 जून 1857 को विदेशी सेना की 2 टुकड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। राजा जयलाल सिंह ने 30 जून 1857 को लखनऊ से 6 मील दूर चिन्हट नामक स्थान पर अंग्रेजों को भारी शिकस्त दी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया और अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का वली अर्थात शासक घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी नामक औरत के हाथों में था, जिसने फौजी भेष में महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया। उन दिनों लखनऊ की एक प्रसिद्ध तवायफ हैदरी बाई के यहाँ बहुत से अंग्रेज अधिकारी मुजरा देखने के लिए आया करते थे। वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों पर भी चर्चा किया करते थे। हैदरी बाई ने इन सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया तथा बाद में वह भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गई। आलमबाग की लड़ाई में बेगम ने हाथी पर सवार होकर सशस्त्र युद्ध में भाग लिया। लखनऊ में रहीमी के नेतृत्व में महिलाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। बेगम हजरत महल इस युद्ध में पराजित होकर अवध के देहातों में चली गई और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। 4 जुलाई 1857 को एक भीषण विस्फोट में अवध के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। 25 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने आलमबाग से हटकर
रेजिडेंसी की तरफ बढ़ना चाहा, किंतु क्रांतिकारी सैनिकों ने अंग्रेजी सेना में कसकर मार लगाई। इस युद्ध में जनरल नील मारा गया। जनरल नील की मृत्यु अंग्रेजी सेना के लिए जबरदस्त सदमा था, किंतु अंग्रेजी सेना रेजिडेंसी पहुंच गई। क्रांतिकारियों ने फिर से रेजिडेंसी को घेर लिया। हैवलॉक और उसकी सेना रेजिडेंसी के अंदर कैद हो गई। हैवलॉक और आउटरम की सेनाओं की सहायता के लिए 27 अक्टूबर 1857 को कलकत्ता से नया कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैंपबेल विशाल सेना लेकर रवाना हुआ। कॉलिन कैंपबेल 3 नवंबर 1857 को कानपुर पहुंचा। उसने देखा कि संपूर्ण अवध बागी हो चुका है। भारी तैयारी जगह जगह नजर आ रही थी तथा बागियों को स्थानीय लोगों का खुला समर्थन था। कैंपबेल तथा जनरल ग्रांट अपनी अपनी सेनाओं के साथ आलमबाग पहुंचे। अब कंपनी के पास विशाल सेना थी। 8 नवंबर 1857 को लखनऊ में क्रांतिकारियों की सेना में 1 लाख लोग थे और अंग्रेजों के पास 1,20,000। 14 नवंबर 1857 को कैंपबेल अपनी विशाल सेना के साथ लखनऊ रेजिडेंसी की तरफ बढ़ने लगा। यह सेना पहले दिलखुश बाग पहुंची तथा उसने 16 नवंबर 1857 को सिकंदर बाग पर चढ़ाई की। दोनों पक्षों के बीच दिलखुश बाग, आलमबाग और शाह नजफ में घमासान लड़ाई होती रही, जो 9 दिन तक अर्थात 23 नवंबर तक जारी रही। इसी बीच क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया है, किंतु इस पर भी लखनऊ के क्रांतिकारी सैनिक मैदान में डटे रहे। शहर अभी तक क्रांतिकारियों के हाथों में था। अंग्रेजों ने पुनः अपनी सेनाओं को लखनऊ रेजिडेंसी मोर्चे से हटाकर आलमबाग में जमा कर लिया। आउटरम को वहां का सेनापति नियुक्त किया गया। इसी बीच अंग्रेजों को सूचना मिली कि नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे ने कानपुर की अंग्रेजी सेना को फिर से हराकर कब्जा कर लिया है। इस पर आउटरम को लखनऊ छोड़कर कैंपबेल अपनी सेना लेकर कानपुर चला गया। जब दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख केंद्रों का पतन हो गया तो भी अवध के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी युद्ध जारी रखे हुए थे। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद क्रांतिकारी सैनिक परास्त होने लगे। अवध का क्रांतिकारी जागीरदार जयलाल सिंह अंग्रेजों से परास्त होकर बाराबंकी के जंगलों में चला गया तथा वहां से गुरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजी सेना को नुकसान पहुंचाने लगा। अवध के देहाती इलाकों में ग्रामीणों ने जंग जारी रखी। बाराबंकी में 1 साल 7 माह और 5 दिन तक जंग चली। इस दौरान अंग्रेज केवल 10 रुपए का ही राजस्व संग्रहण कर पाए। अंग्रेजों ने राणा बेनी माधव, नरपत सिंह, देवी बख्श और गुलाब सिंह को अपने साथ मिलाने के प्रयास किए, किंतु वे नहीं माने और लड़ते रहे। उनके पास साधन कम थे, परंतु हिम्मत अटूट थी। जब बाद में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद दरबार में इंग्लैंड की महारानी के क्षमादान की घोषणा पढ़कर सुनाई और कहा कि जो लोग हथियार डाल देंगे उनको क्षमा कर दिया जाएगा और उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी, किंतु अवध के स्वाभिमानी राजाओं पर इस घोषणा का असर भी नहीं पड़ा। उन्होंने लगभग 1 साल तक जंग और जारी रखी। यमुना, गोमती, घाघरा तथा गंगा के तटीय इलाकों की बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों को नौसेना का उपयोग करना पड़ा। अथक प्रयासों के बाद अंततः 14 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तिथि 31 मार्च 1858 थी। अगली कड़ी में देखिए, पेड़ों को फांसी देने की मशीन बना दिया अंग्रेजों ने।